Students, Assalamu alaikum. This is the second lecture of 10th week. पहला लेक्चर आपको मैंने अपलोड कर दिया था इजी क्लास पे। आई होप सो कि आप लोगों ने उसको सुन लिया होगा और समझ भी लिया होगा। मैंने कोशिश की थी कि आपको हर चीज़ बहुत क्लियरली उसमें एक्सप्लेन की जा सके। अगर कुछ रह गया जो आपको समझ नहीं आया, आप मुझसे पूछ सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके। सो आई वुड लव टू आंसर यू ऑल क्वेश्चंस एंड क्यूरीज। करते हैं हम आज का नया टॉपिक, कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स। उसी तरह उसी पैटर्न पे चलते हुए हम देखेंगे कि पहले हमारे पास इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं और उनको हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। First topic is the introduction about the computer contracts, then the computer contracts for supply of custom built software, and the other thing, and the last we study about is other types of software services contract. वो क्या क्या होंगे। Let's start with the introduction. पहले हमें देखना है what a contract is. So it says an arrangement between two or more parties for the doing or not doing of something specified. So contract क्या है? एक arrangement है, एक agreement है दो parties के बीच में। वो आपको बताता है कि क्या क्या काम हम उसमें कर सकते हैं, क्या क्या काम हम उसमें नहीं कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या पर्पसेस सर्व करता है वो हमें बता रहा है। फर्स्ट थिंग इज सेट आउट द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। इट सेट आउट द एग्रीमेंट विद बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट सेट आउट कर दिया और वो दोनों बाउंड हैं उन एग्रीमेंट को जो सेट हुआ है उसे एक्सेप्ट करने के लिए वंस दे साइंड इट। सेकंड थिंग इज सेट आउट द एम्स ऑफ द पार्टीज, and the contract clears the aims, what the parties think actually and what they actually want and what they actually doing it, and why they are having going into the contract। वो आपको बताता है उनके एम्स क्या हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या रीजंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है। देन इट सेज प्रोवाइड फॉर मैटर अराइजिंग व्हाइल द कॉन्ट्रैक्ट इज रनिंग। और फिर वो आपको उसमें बताता है कि जी अच्छा, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कोई नया पॉइंट आ गया, कोई मसला बन गया तो उसमें कैसे एड्रेस किया जाएगा उसको। देन वेज ऑफ टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे ही when they start some contract, when they enter into an contract, वो eventually ये भी decide कर लेते हैं how this contract gonna end, what are the ways how we can terminate the contract at any stage, and what will be the consequences of terminating the contract which will be terminated by any either party. So it says if the contracts are too harsh or unfair, causing any issue between parties to be unresolved, it is the responsibility of contract laws to come to contemplate according to the rules. So it says if the contracts are too harsh, unfair, causing any issues between parties to unresolved, it is the responsibility of contract laws to contemplate according to the rules. Simple सी बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बहुत हार्ड हो जाए, बहुत हार्श बन जाए, या किसी पार्टी के लिए कोई इशू ऐसा बन जाए जो कि सॉल्व ना हो सकता हो, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के क्या को कैसे फुलफिल करना चाहिए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट लॉज होते हैं वो उनके डिसीजंस करवाते हैं, आपको गाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स के, उसके अकॉर्डिंगली रूल्स क्या आते हैं, उन रूल्स में रहते हुए आप क्या क्या कर सकते हैं, किन कहाँ कहाँ पे स्पेस है जिसका बेनिफिट उठाया जा सकता है, या कहाँ कहाँ पे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करना हमारे लिए मैंडेटरी है बीइंग इन द कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर ऑलमोस्ट नेवर डिस्प्यूट्स ओवर कॉन्ट्रैक्ट व्हिच रन परफेक्टली। ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि परफेक्टली रन होते हैं उनमें डिस्प्यूट्स कभी भी नहीं होते और वो शुरू से होते आ रहे हैं। इट्स नॉट लाइक अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो। फॉर एग्जांपल मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आपका जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट है जिसे आप निकाहनामा कहते हैं या मैरिज सर्टिफिकेट कहते हैं, वो मतलब ईयर्स, यू कैन से सेंचुरी से वैसे चलता आ रहा है। उसमें चेंजेस जरूर होती रही हैं लेकिन एक एग्रीमेंट वैसा बनता आ रहा है। फिर शिप कैरिंग अ कार्गो, उसकी एग्जांपल दे रहा है हमें, जो शिप जो कार्गो लेके जाता है वो भी कब से लेके जा रहे होंगे। तो जब से ये बिजनेस चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम यूज हो रहा था, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि सबको पता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। Then, in order to avoid disputes and future difficulties, it is better to draft a document which sets out। ये बात ठीक है अगर हमने अपनी ठीक है अगर हमने डिस्प्यूट्स को या डिफिकल्टीज को कम करना है या अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें कॉन्ट्रैक्ट को रिटन फॉर्म में ले जाना चाहिए। अब उसे हम ड्राफ्ट कर लें, लेट राइट इट डाउन ऑन द पेपर, all the terms and conditions, all the rules, all the things which we want to
do. So the first thing, the terms on which both parties is to work, वो उसमें लिखी होनी चाहिए जिस पे दोनों पार्टीज एग्री कर रही हों, जिस पे रह के दोनों पार्टीज काम कर रही हों, जो दोनों के लिए, if it's not bad if I say we write all the points which are accepted by the both parties. Then the method of payments, ये बहुत मैंडेटरी एलिमेंट है कि आपकी पेमेंट का मेथड क्या होगा, वो उस पर मेंशन होना चाहिए कि जी किस मेथड से हम वो पेमेंट लेंगे. Then appropriate ways to terminate the contract notice are required. It's very mandatory that you mention the time duration of the contract and you mention the way how the contract can be terminated and what's the process of giving the notice and how much time frame is required. You can say which serve as a notice period कि जी आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, that will serve as a notice period. Then कहता है contract should be clear, concise and consistent. It's very simple. कॉन्ट्रैक्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए और उसमें पूरी बात हो और उसमें ठहराव हो, ऐसा ना हो हर नेक्स्ट पॉइंट पे हम आगे अपनी बात चेंज कर रहे हो. देयर शुड बी नो एम्बिगुइटी एंड द पार्टीज टू द एग्रीमेंट शुड बी लेफ्ट इन नो डाउट एज टू द राइट्स एंड ड्यूटीज. अब उसमें सिंपल कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्वियसली बात है, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी क्लियर हो गया, एक्यूरेट हो गया, तो उसमें एम्बिगुइटी किसी भी पार्टी के लिए कोई नहीं रह जाती है कि जो किसी को डाउट में रखे या कोई डाउट क्रिएट कर दे उसकी राइट एंड ड्यूटीज के बारे में. तो इसका मतलब हमने हर चीज पहले से ही क्लियर कर ली है. एम्बिगुइटी एंड डाउट्स कैन लीड टू परफॉर्मेंस व्हिच इज व्यूड एज अनसेटिस्फैक्टरी. दैट्स ट्रू. अगर आप कोई इसमें एम्बिगुइटी ऐड कर दोगे या कोई डाउट रह जाएगा, वो क्या करेगा, वो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा. और अगर परफॉर्मेंस सही नहीं होगी तो वो अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस हो जाएगी. सो इसीलिए एम्बिगुइटी और डाउट्स को नहीं होना चाहिए. देन दिस कैन लीड टू डिसएग्रीमेंट एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम एफर्ट एंड देयरफॉर मनी इन रिजॉल्विंग द मैटर. और अगर ऐसा हो गया तो एंड क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इफ सम एम्बिगुइटी और डाउट्स विल अराइज देन बोथ पार्टीज विल हैव अ डिसएग्रीमेंट. और अगर डिसएग्रीमेंट हो गया, उस तक जो खर्चा हो चुका है, जो टाइम लग चुका है, जो पैसे लग चुके हैं, जो एफर्ट्स लग चुकी हैं, कहीं ना कहीं से उन्हें कंपनसेट करना पड़ेगा ना. उस प्रॉब्लम, वो एक बहुत बड़ा मैटर क्रिएट हो जाएगा उससे. Then it says contract for the supply of custom built software at a fixed price. क्योंकि हमने पहले भी बात की थी, मैं आपको अक्सर क्लास में रिमाइंड भी करवाता हूँ कि ये कोर्स स्पेशली डिजाइन किया गया है कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए, कंप्यूटर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए. सो हम इसमें फिर दोबारा सॉफ्टवेयर की बात करेंगे. सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर एट फिक्स्ड प्राइस. अब ये कॉन्ट्रैक्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर का है, जो कि आपने अपने कस्टमर के लिए बना के दिया है एक फिक्स प्राइस पे. Software suppliers try to use what are known as standard form contract which are used to intend to be used many times over. Simple is that सॉफ्टवेयर सप्लायर्स को पता है कि जी हमने कौन कौन से स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट को यूज करना है जो मार्केट में यूज होते आ रहे हैं. सच अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंसिस्ट, उसमें क्या क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी सेक्शन, टर्म्स एंड कंडीशंस और आपके अपेंडिसेस और एनेक्सेस होने चाहिए कि जी कौन कौन सी चीजें इसमें ऐड हो सकती हैं. इंट्रोडक्शन सेक्शन में क्या होगा, सिंपल है, इट्स सेड दैट इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज हुज नेम्स एंड दिस एड्रेस वर गिवन. इंट्रोडक्शन में सिंपल इज दैट आप अपना इंट्रोडक्शन दोनों पार्टीज के कॉन्ट्रैक्ट में हो जाएगा, उनके नाम आएंगे, उनके एड्रेसेस आ जाएंगे जो रजिस्टर्ड हैं, जो उनके आईडी कार्ड पे होंगे. It is dated and signed by authorized representative of the parties. और वो क्या होना चाहिए, पहली चीज कॉन्ट्रैक्ट में डेट होनी चाहिए, कब हुआ, उसमें साइंड होने चाहिए और दोनों पार्टीज के सिग्नेचर एट द टाइम होने चाहिए ताकि कोई भी उसे बैक ऑफ ना कर सके. So it's very simple. If you get the want things done, then in a decent way, get it signed from the both parties so that they cannot manipulate it. It often begins with a set of definition of terms used in the course of the agreement. That's true. आप उसमें जो ऐसी terms की definition mention कर दोगे जो आप उसमें use करने जा रहे हो, ताकि ऐसा ना हो सके nobody can says that for me this term have a different meaning and I understand the term in a different scenario or a different way. Then set out either an alphabetical order like a dictionary or in order in which they appear in the rest of the contract, the company, the client. तो फिर उसमें आप क्या करते हो, डेफिनेशंस को मेंशन कर देते हो, ऐसे आप जो चीज़ें मेंशन कर देते हो जैसे जैसे वो appear होती जाएंगी, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज कर लेते हो चीज़ों के, या फिर जैसे जैसे द मोमेंट दे अराइज आप उसमें मेंशन कर लेते हो कंपनी वाले पोर्शन में भी या क्लाइंट वाले. फिर उसके बाकी पार्ट्स में क्या आ जाता है, देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस.
आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं उसमें कि आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके। तो annexes must include any document stated like SRS। और आपका annexes में क्या आ सकता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि उसके लिए एक सोर्स कोड बन सकता है या उसका कोई एक्सप्लेनिंग डॉक्यूमेंट हो सकता है। वो annexes का हिस्सा बनता है, चीज़ों को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा होता है। दिस इज टू अवॉइड फॉर एग्जांपल द सिचुएशन इन विच स्टेटमेंट मेड by an over enthusiastic salesman while trying to win the business are claimed by the client to constitute part of the contract। इसमें बेसिकली हम वो चीज़ें डाल देते हैं जो कि हमारे वो चीज़ें अवॉइड करते हैं, ना डालें जो कि अगर सेल्समैन ने काम करते हुए बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होके कह दी या ऐसी बातें भी कह दी जो कि हम फुलफिल नहीं कर सकते, जो कि हमारी कंपनी यहाँ के जो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, लेकिन अब वो उसने कह दिया है टू गेट द डील और टू गेट द बिजनेस डन। सो इवेंचुअली क्या होगा, आपको उसका हिस्सा नहीं बनाना चाहिए और वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखना चाहिए। सो कॉन्ट्रैक्ट में वही बातें आएंगी जो कि आप कह रहे हो, उसको कंपनी ऑन करती है बाद में। फिर कहता है जी इश्यूज डील्ड विद द स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। अब उसमें सिंपल सी बात है, आपके जो स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें आप बताते हो व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस, आपने क्या बनाना है, क्या डिलीवर करना है, उसके ओनरशिप राइट्स किसके पास होंगे, व्हाट इज द पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, पेमेंट पैटर्न क्या होंगे, सो डिलेज के चार्जेस क्या होंगे, जो डिले किसी भी एंड से आ रहा है, इधर कस्टमर के एंड से किसी वजह से रीजन डिले आ रहा है तो उस पे वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनेंगी, या कंपनी के एंड से अगर डिले आ रहा है तो उसके लिए क्या क्या लायबिलिटीज बनेंगी या क्या पेनल्टीज बनेंगी। तो पेनल्टी क्लॉजेज हो सकती हैं, हमें बता सकते हो कि उसने जैसा किया उसकी पेनल्टी क्या होगी। देन ऑब्लिगेशंस ऑफ द क्लाइंट की ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई वेबसाइट बनानी है, तो यू रिक्वायर्ड अ मेन डाटा फ्रॉम द क्लाइंट। वो आपके क्लाइंट्स की ऑब्लिगेशंस में आ जाता है, तो वो आप उसमें मेंशन करोगे। Then it says the standards and methods of working क्या होंगे, like if you work remotely और आप client के पास जाए काम करोगे, like what will be the standards, आप किस standard का काम उसे दे रहे हो, obviously जिस standard के हम उसे charge कर रहे होंगे उसी standard का उसे काम भी देंगे। Then progress meetings क्या होंगी आपकी, what will your progress meetings के आप अच्छा किस किस स्टेज पे आके उनको बता रहे हो कि हम इस लेवल पे खड़े हैं, अब हमने ये काम कर लिया, हमने ये काम कर लिया। Then project managers कौन होंगे, if we're dealing with a big project, if it's a large project and we need to have a lot of people working for that project, then we need to have a manager for that. So we need to mention the project manager's name, or the we need to mention the number, how many managers we have for that project। Then acceptance procedure, अब उसमें हम ये भी मेंशन करेंगे कि क्लाइंट का एक्सेप्टेंस प्रोसीजर क्या है। क्लाइंट किस चीज को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद कैसे ऑथेंटिकेट करेगा कि क्लाइंट ने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। ऐसा ना हो कल को के बाद में क्लाइंट कह दे कि नहीं जी मैंने तो ये काम किया ही नहीं है या मैंने इसे अप्रूव ही नहीं किया, आप इससे गो अहेड कैसे मिल गया, आप इससे नेक्स्ट स्टेप पे कैसे चलेंगे। देन उसकी वारंटी एंड मेंटेनेंस के बारे में आप बताते हो कि व्हाट विल बी द वारंटी, क्या वारंटी है, क्या क्या चीज़ें हम वारंटी में कवर कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम वारंटी में कवर नहीं कर रहे हैं। सेकेंडली व्हाट विल बी द मेंटेनेंस, कॉन्ट्रैक्ट की मेंटेनेंस क्या है, अगर हमने कोई वेबसाइट बनाई है हम कितनी देर तक उसको मेंटेन करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेन करेंगे, या हम उसके लिए मंथली मेंटेनेंस चार्जेस लेंगे या एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लेंगे। ये सारी बातें काम करने से पहले इनिशियली क्लियर हो जानी चाहिए, ऐसा ना हो एंड मिड वे आके हम किसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। देन द लास्ट थिंग जो अक्सर हम उसमें कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होती है, टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में आप इसमें बताओगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कैसे हो सकता है, व्हाट विल बी द क्लॉजेस फॉर दैट, और उस टर्मिनेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देन अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में बताते हैं देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स व्हिच आर वाइडली यूज्ड इन कनेक्शन विद द प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज। जैसे आप उसमें बताते हो कि जी फोर टाइप्स के आपके अरेंजमेंट्स हैं कॉन्ट्रेक्चुअल, जो कि हम उसमें सॉफ्टवेयर सर्विस में ऐड कर देते हैं उनकी प्रोविजन के तौर पे। पहली चीज़ फिक्स प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट हायर, टाइम एंड मटेरियल एंड कंसल्टेंसी। हम इसमें बताते हैं कि जी ये काम इतने पैसों का लिए में होगा और ये फिक्स है। सो कॉन्ट्रैक्ट हायर में हम बताते हैं कि जी कितनी देर के लिए हमें पार्टीज को हायर किया जा रहा है। टाइम एंड मटेरियल में बताते हैं हम किस टाइम फ्रेम में करके देंगे और हम इसमें
कौन कौन सा मटेरियल आपके हैंड ओवर करेंगे। एट द एंड हम इसमें कंसल्टेंसी में बताते हैं कि व्हाट विल बी द कंसल्टेंसी वी आर गिविंग और कब तक हम वो देते रहेंगे। लेट्स सी, कॉन्ट्रैक्ट हायर क्या है? द सप्लायर एग्रीज टू प्रोवाइड द सर्विस ऑफ वन और मोर स्टाफ टू वर्क फॉर द क्लाइंट। अब सप्लायर क्या करता है? एग्री कर लेता है कि मैं आपको क्लाइंट इस काम के लिए हम इतने लोग आपको देंगे, ये आपका काम करेंगे। फिर देन इट सेज द स्टाफ वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द क्लाइंट। ऑब्वियसली बात है, कॉन्ट्रैक्ट हायर में जो आपका स्टाफ होता है वो क्लाइंट की डायरेक्शन के ऊपर काम करता है, उनके साथ लाइसेंस डेवलप करके काम करता है। Supplier responsibility is limited to provide suitable, uh, competent people and replacing them if they become unavailable और shared unsuitable by the clients। तो ये supplier की responsibility होती है इसमें कि जी वो आपको सूटेबल लोग प्रोवाइड करे उस काम के लिए जो उसने एग्री किया है, और अगर वो अवेलेबल नहीं हैं या समटाइम्स अनअवेलेबल हो जाते हैं या क्लाइंट के कहने पे कि वो उनके लिए क्लाइंट के लिए सूटेबल नहीं है, उनको रिप्लेस करे और करके एक्यूरेट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली लोगों को दोबारा उसे प्रोवाइड करे। पेमेंट्स ऑन द बेस ऑफ फिक्स रेट फॉर ईच मैन डे वर्क। सो इसमें बेसिकली आपके जो पेमेंट्स मेथड हैं दैट्स फिक्स, वो बताता है कि जी आपके पर अगर आपको, क्योंकि आप लोगों की फील्ड में पर आर के चार्जेस होते हैं कि जी अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं, इतने काम के इतने आवर्स लेंगे, ये चार्ज होंगे, अनलेस अनटिल कि आप किसी कंपनी के साथ मंथली बेसिस पे काम नहीं कर रहे। लेकिन क्लाइंट को हम मंथली चार्ज बहुत कम केस में करते हो, आप उन्हें पर आवर ही चार्ज कर रहे होते हो। फिर कहता है इश्यूज सच एज डिलेड पेमेंट एक्सेप्टेंस टेस्ट एंड मेनी अदर सिंपल डू नॉट अराइज। इसमें और क्या हो जाता है, अगर चीजें हमने पहले से क्लियर कर ली हैं, डिले पेमेंट्स जो हैं वो नहीं आती, फिर टेस्ट एक्सेप्टेंस को बता देते हैं जी हम ये टेस्ट रन करवाएंगे और आप उसमें गो अहेड देंगे तो नेक्स्ट फेज पे जाएंगे हम लोग। देन टाइम एंड मटेरियल्स में इट इज समवेयर बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट हायर एग्रीमेंट एंड अ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। ये दिस इज समथिंग जो इन दो चीजों के बीच में होता है, कॉन्ट्रैक्ट हायर में और फिक्स प्राइस एग्रीमेंट में, कि हम कैसे चीजों को लेके चलेंगे। The supplier agrees to undertake the development of the software in much the same way as in a fixed price contract, but the payment is made on the basis of the cost incurred, with the labor charge in the same way as for contract hire. So इसमें कह रहा है कि जी हम सिंपल एग्री कर लेते हैं कि ये इस फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की तरह का होता है, लेकिन इसमें पेमेंट जो है वो हम उसको कॉस्ट इंकर की बेसिस पे दे रहे होते हैं। इसी तरह और उसके लेबर चार्जेस ऐसे ही होते हैं जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्ट हायर में होते हैं, लेकिन कॉस्ट उसकी जो है वो बेसिस होते हैं, उसमें किस बेसिस पे दे रहे होते हैं, जो जो उसकी कॉस्ट अकर हो रही है, पेमेंट उस बेसिस पे जा रही होती है। देन सप्लायर इज नॉट कमिटेड टू कंप्लीटिंग द वर्क फॉर अ फिक्स प्राइस ऑल्दो अ मैक्सिमम पेमेंट में बी फिक्स बियॉन्ड which the project may be reviewed। अब इसमें होता क्या है कि आप उससे प्रोजेक्ट की प्राइस फिक्स नहीं कर लेते, लेकिन ब्रैकेट एक स्लैब फिक्स कर लेते हो कि जी हम ये इतने में मैक्सिमम बना देंगे, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे कम हो सकता है। मींस वी मे गिव देम हायर अप हायर एंड द ब्रैकेट्स, जिसकी वजह से वो काम जिसमें रहते हुए हम वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। देन कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा है। कंसल्टेंसी क्या होती है? आप किसी को अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हो फॉर एनी पर्पस, जिस भी चीज़ की कंसल्टेंसी हम दे रहे हैं, वो स्टूडेंट का एजुकेशन कंसल्टेंसी हो सकती है, वो डिजाइनिंग कंसल्टेंसी हो सकती है, वो मैपिंग कंसल्टेंसी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। Consultants are typically used to assess some aspects of an organization and to make proposals for improvements. That's true. Consultants क्या काम करते हैं? Basically वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों का एस्पेक्ट करते हैं, प्रपोजल्स बनाते हैं बेहतरी के लिए कि कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। Then it says the end product of a consultancy project is therefore usually a report or other document। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट में एट द फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या होती है? व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट यू हैव एट द एंड ऑफ द डे? दैट इज द रिपोर्ट यू मेड फॉर द कंपनी, फॉर योर क्लाइंट, और द डॉक्यूमेंट यू मेड और प्रिपेयर फॉर द clients। Then it says consultancy projects are usually undertaken for a fixed price, but the form of contract is very much simpler। So it says the consultancy projects जो होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं? वो एक फिक्स प्राइस के होते हैं कि अच्छा मैंने कंसल्टेंसी लेनी है, इसके ये चार्जेस होंगे और आपसे मैं ये चार्ज करूंगा एंड यू हैव टू पेयर दोज एक्सपेंसेस फॉर दैट। उसमें हम बता देते हैं किस किस चीज़ की कंसल्टेंसी होगी, क्या क्या चीज़ें हम उसमें कवर करेंगे, क्या क्या एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो हम वो चीज़ें भी ऐड कर दें जो कि हमने उसमें नहीं डालनी थी लेकिन हमें सम हाउ उसमें ऐड करनी पड़ गई। फिर क्या होता है?
कंसल्टेंट ये आपके बाकी कॉन्ट्रैक्ट से बहुत सिंपल होते हैं, क्योंकि चीजें आप इसमें क्लियरली मेंशन कर देते हो और वो बता रहे हो कि हमने बस इस दीज आर द लिमिट्स, जहां तक हम जा सकते हैं, उससे आगे हम आपको हेल्प आउट नहीं कर सकेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो फील फ्री टू कांटेक्ट, यू कैन कांटेक्ट मी ऑन ईदर प्लेटफॉर्म। आप मुझे इजी क्लास के उस वॉल पे भी पूछ सकते हो, आप मुझे इस यूट्यूब चैनल पे भी पूछ सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। यहाँ जो हमने सीआर ने ग्रुप बनाया है जिसमें आप सब क्लास के लोग ऐड हो, आप उसमें भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। आप सबको ये वीडियोस डेफिनेटली देखनी चाहिए हैं, और जो क्यूरीज हों टाइमली एड्रेस कर लें, सो दैट इन केस जब हम इसमें आपकी असेसमेंट में डालूंगा, मैं क्विज या असाइनमेंट इसकी ऐड करूंगा, तो आप लोगों को चीज़ों का पता होना चाहिए। थैंक यू, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।